जय हिंद दोस्तों। 30 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जो डायरेक्टर जनरल यानी डीजी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी, इनका सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और पुलिस बलों की उभरती जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी इस सम्मेलन में नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और माओवादी खतरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे, अमित शाह जी भी शामिल होंगे। ठीक है, तो इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन की बात हुई है तो हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है। यह पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है, इसको आप याद रखिएगा। सम्मेलन की बात हुई है तो हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान की कैपिटल बाकू में किया गया है। भारत में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। यानी कि पहली बार भारत में वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन बारबाडोस देश में किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया है। अच्छा, 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP16 का आयोजन कोलंबिया देश में किया गया था। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा आयोजित की गई थी, इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? फ्रांस। अच्छा दोस्तों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो COP29 है ये तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया है। अच्छा, 2025 में जो COP30 होगा ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि यह ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। कुछ और सम्मेलन आप याद रखिएगा, जैसे G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां पर किया गया है? ये इटली में किया गया है। और जो क्वाड शिखर सम्मेलन था 2024 का, ये अमेरिका में आयोजित किया गया है। और 2025 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन है यह इंडिया में आयोजित किया जाएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप राजा गुप्ता सर की स्टैटिक जीके की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें जीके के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 30 नवंबर 2024 को इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 35% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है और वो कोड है GK35। ठीक है, जैसे ही आप ये GK35 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 35% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, वहां पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPCL के CMD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमित गर्ग। तो अमित गर्ग को अभी हाल ही में HPCL का CMD नियुक्त किया गया है। अच्छा, HPCL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों,
यह भारत की एक महारत्न कंपनी है और यह तेल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री में काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे उत्तराखंड के डीजीपी अभी हाल ही में दीपम सेठ बने हैं। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं कैलाश मकवाना। महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्री। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद के स्थायी पैनल के अध्यक्ष बने हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। तो ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका रिलेशन किस कंट्री से था? आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड के लिवरपूल के रहने वाले थे जॉन टिनिसवुड। तो उनका 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म हुआ था 1912 में। दोस्तों उन्हें इसी वर्ष अप्रैल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दिया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सारंगी वादक पंडित राम नारायण का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है। इनका संबंध बिहार राज्य से था। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का निधन हुआ है। प्रसिद्ध भौतिकविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हुआ है। यूट्यूब की पूर्व CEO सुशांत बोजस्की का निधन हुआ है। और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। राजकुमारी यूरको का निधन हुआ है, जो कि जापान के राजघराने की एक मेंबर थी। निजता के अधिकार के मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश KS पुट्टस्वामी का भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से करेंगे? आंसर हो जाएगा पानीपत से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा से बीमा सखी योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और यह केंद्र सरकार की योजना है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि यह योजना पूरे देश पर लागू की जाएगी। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, बीमा कवरेज, उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। योजना का नाम क्या है? बीमा सखी योजना। दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम की बात हुई है, तो हाल ही में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख स्कीम्स डिस्कस करते हैं। जैसे निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम राज्य में की गई है। मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। CM 7 योजना की शुरुआत त्रिपुरा में की गई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में की गई है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। और लड़का भाऊ योजना या लाडला भाऊ योजना की जो शुरुआत है वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किस संस्थान ने डेवलप की है? आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के द्वारा अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो इसका इस्तेमाल विमानों में या टैंकों में किया जाता है। तो अगर किसी विमान में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो वह विमान राडार में नहीं आएगा। मान लिया दुश्मन देश ने एक मिसाइल दागी है, ठीक है, उसमें राडार सिस्टम है, तो वो उस मिसाइल की राडार सिस्टम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो अनलक्ष्य नाम की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है यह IIT कानपुर ने डेवलप की है। दोस्तों ये जो अनलक्ष्य नाम की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जाएगा और यह 90% इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी। चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 6G के लिए इंटेलिजेंस रिसीवर IIT इंदौर के द्वारा डेवलप किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
एशिया 2025 में आईआईटी दिल्ली को 44वां स्थान हासिल हुआ है। NIRF 2024 में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है। आईआईटी दिल्ली अबू धाबी UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। आईआईटी कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल को अभी हाल ही में डेवलप किया है। भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है? आंसर हो जाएगा INS अरिघात। तो भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल K4 का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। और यह परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इसका परीक्षण किया गया है INS अरिघात से। K4 एक परमाणु सक्षम मिसाइल है, ठीक है, यानी कि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत अब जमीन, हवा और समुद्र के नीचे परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम हो गया है, ठीक है, यानी कि अब भारत जमीन पर, हवा में और समुद्र के नीचे भी परमाणु मिसाइल दाग सकता है। तो K4 के बारे में आपको एक बात याद रखना है कि यह एक परमाणु मिसाइल है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने अभी हाल ही में आकाश मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया देश को दिया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप अभी हाल ही में भेजी है। भारतीय सेना ने डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किया है। भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2024 अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय वायुसेना ने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी अभी हाल ही में दी। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी में। तो IIT गुवाहाटी में 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसका जो 9वां संस्करण है यह 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है, ठीक है। तो 9वां संस्करण भी इसी साल हुआ है और 10वां संस्करण भी इसी साल हो रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यह नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया जाता है और हर साल इसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक ही किया जाता है और यह वार्षिक आयोजन है, यानी हर साल इसका आयोजन होता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को पुनर्जीवित करना और उनकी रक्षा करना। दोस्तों, कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं, जैसे खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। पोइला बैसाख उत्सव 2024 बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। फूलदेई त्योहार का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। तबी महोत्सव जम्मू कश्मीर में और चापर चरकुट त्योहार का आयोजन मिजोरम राज्य में किया गया है। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन अमृत उद्यान में किया गया था, जो कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। केला उत्सव 2024 का आयोजन बुरहानपुर में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 29वें गुलफुड 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है। समक्का सरलम्मा या मेदाराम जथारा उत्सव का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है और नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन जमुई बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने किस देश की संसद में भाषण दिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण दिया है। तो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलियाई संसद में सम्मान के लिए बुलाया गया था। इसी सम्मान के दौरान उन्होंने भाषण दिया हुआ है। दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। तो इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की संसद में उन्हें सम्मान के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीतने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा को भी संबोधित किया था। यानी रोहित शर्मा ने महाराष्ट्र की विधानसभा को संबोधित किया है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है उसमें भी उन्होंने भाषण दिया हुआ है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अंडर-8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में दिवित रेड्डी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए बैन किया है। 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा एंटोन सेन ने अभी हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है उर्बिल पटेल। तो दोस्तों गुजरात टीम के ओपनर और विकेट कीपर हैं उर्बिल पटेल। तो उन्होंने अभी हाल ही में T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाया है। इस प्रकार से वह T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, तो उन्होंने गुजरात की टीम से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। इस प्रकार से वह T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले एस्टोनिया देश के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेय कुमार बागची का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक आर्थिक इतिहासकार थे। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिद्धार्थ कोल ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो सिद्धार्थ कोल ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज थे। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? आंसर हो जाएगा रूस। तो इंडिया और रूस के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पटना में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सिंगापुर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 49। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? मासातो कांडा। अगला क्वेश्चन है इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गेल। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 25 नवंबर से 29 नवंबर तक। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? उच्च शिक्षा विभाग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए बैन कर दिया है? 4 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 28 नवंबर को। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन ने। भारत के रिनचैन यूडोल ने प्रथम विश्व पैरा पोमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम नदियों के किनारे बसे शहर डिस्कस करेंगे। जैसे रोम इटली में है और यह टाइबर नदी पर है। और लंदन इंग्लैंड में है, यह थेम्स नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस में है, यह सीन नदी के किनारे है। मॉस्को रूस में है, यह मॉस्कावा नदी के किनारे है। खार्तूम सूडान में है, यह नील नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र में है, यह भी नील नदी के किनारे है। असवान ये भी मिस्र में है और यह नील नदी के किनारे है। वॉन जर्मनी में है और यह राइन नदी के किनारे है। कोलोन जर्मनी में है, यह भी राइन नदी के किनारे है। वर्लिन जर्मनी में है और यह स्प्री नदी के किनारे है। दोस्तों अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। पीएम मोदी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है? 12,850 करोड़। वेलेन डी और पुरस्कार 2024 किसने जीता है? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट ने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए थे? सऊदी अरेबिया। स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 24। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? एसबीआई। किस राज्य में देश के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। आयुषियन का हैरी मैसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभव तालुकदार को।
कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध रेसलिंग से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर रेसलिंग बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। ई बुक वाले सेक्शन पर करेंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इन सभी को आप वहां से प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।